आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। साल 1920 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। 32 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। श्रीनिवास रामानुजन इंडिया के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मैथ्स में निकाली, जैसे बहुत सारे थ्योरम्स निकाल दिए, प्राइम नंबर्स कैसे सॉल्व करना है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है। काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली जो आज के टाइम पे अभी भी उन सब पे रिसर्च अभी भी चल ही रहा है। तो थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले रामानुजन के बचपन से, प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करते हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में पैदा हुए थे। 22 दिसंबर 1887, 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में उनका जन्म हुआ। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक क्लर्क का काम करते थे, साड़ी की दुकान पे क्लर्क का काम करते थे। फैमिली में उनके बहुत गरीबी छाई हुई थी। उनकी माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी, लेकिन मंदिरों में भजन वजन गाती थी, तो थोड़ा उससे उनका थोड़ा बहुत खर्चा पानी हो जाता था। इस वजह से उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, कि उनको अपना खर्च चलाने के लिए काफ़ी कुछ किया, काम वाम भी किए, ये सब भी किया। अब बचपन में, अब जैसे वो 5 साल के हुए तो उनका वो वहाँ के एक स्कूल में एक एडमिशन कराया गया। लेकिन थोड़ा पढ़ने में उनको, शुरुआत में वो पढ़ाई में उनको इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया। और जैसे जब वो 10 साल के हुए, 10 साल के होने के बाद उन्होंने प्राइम नंबर्स पे सॉल्व करना चालू किया, प्राइम नंबर वगैरह सॉल्व करना चालू किए। और भी जैसे इक्वेशंस आती है नई नई, थोड़ी बहुत थ्योरम्स देनी शुरू की। तो इस वजह से उनका उनका मैथ्स में काफ़ी ऐसे करके मन लगना चालू हो गया, धीरे धीरे करके। अब ऐसे करके जब उनका मन लगना शुरू हुआ तो उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में उनको पता नहीं, लेकिन इनके इसके बारे में बहुत लोगों ने इस पर ध्यान दिया नहीं। हालांकि ये बात यहाँ पे ये भी जान लीजिए, जब स्कूल में पेपर होता था, जैसे कोई भी मैथ्स का अगर पेपर होता था तो वो 3 घंटे का जो पेपर होता था उसको आधी घंटे में सॉल्व कर लेते थे। मैथ्स में वो इतने ब्रिलियंट थे। तो अब उन्होंने मैथ्स में, जैसे उन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी सारी चीज़ें की। अब जैसे उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने रिसर्च किया इन सब पे, तो उन पे जब ध्यान नहीं दिया गया। उनकी पढ़ाई तो हो रही थी, पढ़ाई में इतने अच्छे थे सब, बाकी मैथ्स में उनका कोई सब मन लगता था, बाकी उसके अलावा कोई सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब वो ऐसा बताते थे कि वो नामागिरी देवी नाम की एक देवी है, वो उनके सपने में आती है, वो उनको ये सारी चीज़ें बताती है। वो ऐसा बताते थे लोगों को कि वो मैथ्स की जो भी इक्वेशंस होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सब कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में वो बताते हैं। कि वो इस बारे में ऐसा बताते थे कि उनको नाम की देवी आती थी, देवी नामागिरी, उनके सपने में वो इस सारी इक्वेशंस के बारे में उनको बताती थी। वो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको ऐसा बताया जाता था। लेकिन अब परिवार में काफ़ी आर्थिक तंगी थी, सब कुछ था, लेकिन जब वो बचपन से जब वो छोटे ही थे, पैदा हुए थे, उसके बाद भी उनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती थी। उस समय बीमारियों का भी दौर चलता था, क्योंकि वैक्सीनेशन वगैरह होता नहीं था, कुछ होता नहीं था उस समय। वैक्सीनेशन न होने की वजह से कोई बीमारियों का इलाज नहीं था, फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तो इनके घर में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था इस वजह से। तो इस वजह से काफ़ी बीमारियों के भी शिकार रहते थे। उनको काफ़ी, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, ये सब तो फिर भी उनका ठीक हो गया, लेकिन उस चीज़ पे उन्होंने लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो करते रहे अपने मैथ्स पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि साल 1909 में जब उनकी उनकी शादी करा दी गई, जानकी नाम की एक लड़की से, पड़ोस में रहती थी उनके, उनसे शादी करा दी गई। जब उसके बाद शादी हो गई तो उसके बाद भी, जैसे उनका जब 12th पास हुए तो उनको कॉलेज वॉलेज भी भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन
पढ़ाई में उनका कोई खास मन नहीं लगता था, उनका सिर्फ मैथ्स में मन लगता था। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे पढ़ाई में भी अगर उनको कॉलेज वगैरह भेजा गया तो सारे सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाते थे किसी सब्जेक्ट में सिवाय मैथ्स के अलावा वो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। और ये बात उनके घर वालों को भी इस वजह से काफ़ी चिंता हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो किस वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे, उनका क्या मन लग रहा है, किस चीज़ में मन नहीं लग रहा। ये सब करके घर वाले काफ़ी चिंतित रहते थे उनसे, घर वालों को उनकी चिंता होती रहती थी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि उनका काफ़ी मैथ्स में मन लग गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आगे वो गणित में ही करेंगे। तो गणित में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे आज के टाइम पे अब जैसे किसी को अब गणित के बारे में, फॉर्मूले के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो ऐसे करके उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। जैसे जब 7th स्टैंडर्ड में भी थे या उससे पहले भी या बाद में भी कई जगहों पे वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे। उसके बाद लेकिन थोड़ा बहुत अब पैसा था नहीं खर्चा पानी चलाने के लिए, तो उन्हें चेन्नई के पास ही एक क्लर्क के यहाँ नौकरी दिलवा दी गई कि वो जॉब वॉब कर ले। लेकिन वो क्लर्क के टाइम पे भी अपना मैथ्स में इतना डूबे रहते थे कि वो उस समय भी अपने मन में यही सब उनके दिमाग में चलता रहता था कि कौन सी इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, क्या करना है। वो इन सब बारे में ही ज़्यादातर सोचते रहते थे। तो क्या हुआ कि अब ऐसे जगहों पे, अब इस बारे में क्या हुआ कि अब जो इस वजह से भी वो क्या है, काम पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उस वजह से। तो वहाँ के क्लर्क को एक दिन ये बात पता चली कि इनका तो मैथ्स में ही ज़्यादा मन लगता है और किसी चीज़ में तो इनका नहीं लगता है। तो इनकी सारी बुक्स देखी उन्होंने, सब कुछ देखा कि इनको कैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या इनको इनकी क्या रुचि है इसमें। तो इस वजह से उन्होंने उससे उनसे क्या बोला, रामानुजन से, कि उनको बोला गया कि जो आपकी जो स्कॉलरशिप का खर्चा है, हम खर्चा उठाएंगे और आपको पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा जो भी होगा हम देंगे। लेकिन रामानुजन काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट थे, कई जगहों पे बड़ी जगह से उनको ऑफर आए थे और भी जगहों पे नौकरी करने की, लेकिन उन्होंने सब जगह से ठुकरा दिया। उनका सीधा सीधा यही कहना था कि अगर मेरे को कोई अगर नौकरी दिलवाओ तो मेरी काबिलियत के ऊपर दिलवाओ। काबिलियत पे मतलब जैसे मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ तो मुझे उसी के ऊपर आगे करना है, तो उसमें जॉब मिलनी चाहिए। रामानुजन ये चीज़ चाहते थे। लेकिन जब ये चीज़ उनको पता चली, जब इंडिया में कोई उनके खिलाफ उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था इन सब पे, उनके लिए ऑफिस में भी एक रूम बनवा दिया गया, वहाँ पे बैठ के वो अपना रिसर्च करते थे, कई अलग अलग तरह की थ्योरम्स लिखते थे मैथ्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होता है मैथ्स में, वो सब पढ़ने के लिए वो सब बताते थे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ऑफिस में भी उनके कमरा बनवा दिया कि है ना, वो आगे चल के इसमें सॉल्व करते रहेंगे, सब करते रहेंगे अपना। लेकिन बाद में उन्होंने क्या हुआ, 1913 आते आते 1913 में उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर जे एच हार्डी ब्रिटेन के ही एक मैथमेटिशियन थे, जो ब्रिटेन में वो भी मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें उनको पता होती थी। तो जब उनको लगा कि इंडिया में तो उनके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब इतनी मेहनत से बता रहे हैं, अगर उनको लगा कि अगर वो इंडिया में रहेंगे तो उनकी मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर जे एच हार्डी को लेटर्स लिखने चालू किए, चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की। उनमें सारी चीज़ें बताते थे वो कि कैसे मैथ्स को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या रिसर्च किया है उन्होंने, क्या इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे करके वो काफ़ी चीज़ें ये सब लिख के वो जे एच हार्डी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे। अब शुरुआत में तो जे एच हार्डी ने तो इसको माना नहीं, इस बात को, उनको लगा कि कोई ऐसी फेक न्यूज़ आई होगी, क्योंकि ऐसे भी कभी कभी हो जाता है कि लोग बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में भी कुछ बोल देते हैं उनको, तो इस वजह से उनको भी यही लगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें खोल के देखी, सब देखा कि इक्वेशंस ऐसे ऐसे सॉल्व की जाती है, तो वो भी देख के सरप्राइज हो गए। तो
वो भी सरप्राइज हो गए और उन्होंने क्या किया, जो उनके वहाँ के एक और उनके लिटिल हुड वहाँ पे एक और मैथमेटिशियन थे, उनको ये मैसेज भेजा कि जे.एच. हार्डी के तहत कि उनको ऑक्सफोर्ड की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आने का उनको न्योता दिया जाए। तो शुरुआत में जब वो आए तो उन्होंने तो ऐसे करके, रामानुजन ने तो पहले इस बात को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय इंग्लैंड जाना ब्राह्मण कास्ट में बहुत, कास्ट को लेके उस समय बहुत होता था कि अगर इंग्लैंड चले गए तो तुम कास्ट से निकाल दिए जाओगे, अपर कास्ट के हो जाओगे, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी उस समय। और पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि इंग्लैंड जाना है ना, वो माना जाता था, सबसे अच्छा माना जाता था कि अगर जो इंसान अगर इंग्लैंड से पढ़ के आया वो समझ लो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे करके माना जाता था। लेकिन रामानुजन ने पहले तो इस बारे में खारिज कर दिया। उनकी फैमिली भी बोलती थी कि मत जाओ मत जाओ, क्योंकि सभी के कास्ट के खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि श्रीनिवास रामानुजन वेजिटेरियन थे। इंग्लैंड में उस समय ऐसा था कि नॉनवेज के बिना कोई रह ही नहीं सकता था, मतलब वहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन लोग थे, वेजिटेरियन खाना भी मिलना मुश्किल होता था। तो शुरुआत में तो रामानुजन उनके ऑफर को खारिज कर देते, लेकिन वो बाद में बोलते कि नहीं उनको तो जाना चाहिए पहले, लेकिन उनको तो जाना चाहिए, लेकिन जब वो अपने वो बोलते कि मैं अपनी देवी नामागिरी से पूछूंगा कि उनको जाना चाहिए कि नहीं, तो वो बोलते कि हाँ जाना चाहिए उनको, ऐसा लगता है। तो फिर वो जाने के लिए चले जाते हैं ऐसे करके। तो इंग्लैंड जाते हैं, तो इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने काफ़ी इस पे रिसर्च करते हैं। मैं वो जे.एच. हार्डी के पास जाते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं मैथ्स के बारे में कि कैसे सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए। अब जैसे अगर आज के शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो जैसे पहले के टाइम पे, अब जैसे मान लीजिए अगर अगर आज किसी को कैंसर होता है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो रामानुजन जो फॉर्मूला बताते हैं अगर उनके हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या बताते थे कि जैसे वो उसके हिसाब से, जैसे जो उन्होंने थ्योरम दी उसके हिसाब से, मतलब पहले के टाइम पे तो पता नहीं होता था कि किसको क्या दवाई देनी है, क्या होना है। तो उस वजह से क्या होता था कि जो उन्होंने थ्योरम निकाली उस वजह से क्या हुआ कि उसमें भी ये हो गया कि उसके खिलाफ, उसकी वजह से आजकल ये सब भी पता लग जाता है कि आज के टाइम पे कि कितने लोग कि किसको क्या दवाई देनी है, कैंसर पेशेंट को उसको क्या इलाज मिलना चाहिए, उस थ्योरम के हिसाब से देख के तुरंत में पता चल जाता है अगर एक कैंसर पेशेंट के हिसाब से देखे तो आज रामानुजन से सबसे बड़ी बात ये सीख सकते हैं कि अब जैसे उनके टाइम पे तो कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी उनके ज़माने में, न स्मार्टफोन हुआ करते थे, न ट्विटर हुआ करते थे। अब आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स के मामले में डर भी लगता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स पढ़ने से कतराते हैं कि नहीं मैथ्स में इतना पढ़ेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो क्या बोलते थे कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक, जितने भी सिद्धांत थे उसमें, जैसे एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, जो अलग अलग संख्याओं को विभाजित करने का काम है, या और भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताते थे। तो उसमें वो क्या बोलते, उनका ये कहना होता था कि सिद्धांतों को रटने के बजाय उनको समझने पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, रटने की बजाय समझने पे होना चाहिए। कि अब मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन आ रही है, मतलब कोई भी जैसे एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलग अलग तरह की थ्योरम्स होती है, मैथ्स के बिना कुछ नहीं होता। फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, सब सब साइंस की जितनी भी फील्ड है, मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं चलता आज के टाइम पे। मैथ्स के, हालांकि अपने मैथ्स की शुरुआत भी इंडिया से ही हुई थी, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ये तो सब लोग जानते हैं। तो वो उनका ये कहना होता था कि रटने के बजाय उसको तुम समझो उस बारे में। अब जैसे अब कई जैसे रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि अब जैसे रिसर्च में पता सुनने में आया है कि अब जैसे काफ़ी लोगों को इस वजह से ना मैथ्स में परेशानी होती है पढ़ने में, स्कूल कॉलेज में, कि ये पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग डरते हैं मैथ्स की वजह से, ये सब होता है। तो अब क्या होता है उस वजह से, लेकिन क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए अगर किसी को अगर दिक्कत आती है, तो अब जैसे हर बच्चा अगर एवरेज होता है पढ़ाई में अगर कोई,
तो उसको प्रॉब्लम आती है, तो इसे मैथ एंग्जाइटी भी बोला जाता है। जैसे रिसर्च के टाइम पे में ऐसे कई जगहों पे ऐसा बोला गया है। अब लेकिन उसमें भी क्या होता है, जैसे मैथ एंजाइटी मतलब क्या होता है कि आपको उसमें एंजाइटी होने लगती है कि ये प्रॉब्लम, मतलब वो एक मन में डर बैठ जाता है। तो इसका उन्होंने सबसे आसान तरीका अच्छे से बताया है कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तो मतलब उसको काफ़ी देर तक बैठ के समझो उस बात को कि उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस बारे में थोड़ा पढ़ के उसको अच्छे से समझने की बात बताई गई है। तो अब जैसे उसमें भी होता है, अब मैथ्स में उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए। अब उन्होंने उसके बाद भी क्या हुआ कि अब जैसे ये सब भी जब हो रहा था, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन होती जा रही थी उस समय भी। प्रोफेसर हार्डी के बाद जब रिसर्च में उनकी सारी चीज़ें अच्छे से पता चली, तो उनसे भी और चीज़ों में रिसर्च कराया जाता था, उनसे बताया जाता था कि है ना कैसे उनको काम करना चाहिए, ये वो। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस वजह से भी उनकी, लेकिन अब जैसे उनका पता ही है आपको कि बचपन से ही उनको अलग अलग तरह की बीमारियां लगी रहती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि उनके वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होने की वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता था, नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता था। अब नॉन वेज खाने वाले लोग नहीं थे, वो लोग बहुत काफ़ी कट्टर होते थे उस टाइम पे। अब तो क्या हुआ कि अब इस वजह से काफ़ी हेल्थ डाउन होने लग गई, तो एक बार तो वो उनके सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी। सुसाइड करने के लिए चले गए थे रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे ट्रैक पे लेट गए थे। लेटने के बाद उन्होंने आंख बंद कर ली। जब ट्रेन आई तो इंजन के पास बैठे एक पैसेंजर ने पहले ड्राइवर को अलर्ट कर दिया कि कोई लेटा हुआ है उधर ट्रैक पे। तो जैसे तैसे करके ड्राइवर ने वहाँ पे ब्रेक लगाया और ट्रेन को एकदम आगे पहले ही रोक दिया। तो इस वजह से वो बच गए थे। जब उनको पता चला, उनकी काफ़ी, उनको उसके बाद भी डॉक्टर को दिखाया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और वो उनकी हेल्थ की वजह से वो कुछ टाइम के लिए इंडिया आना चाह रहे थे, तो इंडिया आ नहीं पाए। अब इंडिया नहीं आ पाए तो उस समय क्या हुआ कि अब वर्ल्ड वॉर की वजह से वो इंडिया नहीं आ पाए। तो कई जगहों पे उनका डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन उनका कोई था नहीं करने के लिए। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तो उसके बाद 1919 में ही वो इंडिया आए। लेकिन जब तक इंडिया आए तब तक लास्ट स्टेज उन्होंने ले लिया था। लास्ट स्टेज पे वो पहुंच गए थे टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के। टीबी एक ऐसी बीमारी है और उस समय तो इलाज भी नहीं होता था उसका टाइम इलाज भी नहीं था उसका, ट्यूबरक्लोसिस का। तो उस वजह से लास्ट स्टेज पे वो पहुंच गए। अब लास्ट स्टेज पे पहुंचने की वजह से उन्होंने 26 अप्रैल 1920 को ईरोड में ही अपनी अंतिम सांस ली और उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन रामानुजन ने जितने भी जो थ्योरम्स दिए मैथ्स में, जो भी कुछ किया, आज के टाइम पे उन्होंने आज के टाइम पे उसमें भी अभी भी रिसर्च चालू है। और रिसर्च अभी भी चालू है। रामानुजन के नाम से एक बुक भी पब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से फिर यूनिवर्सिटी में काफ़ी उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो साल 2012 में उनके 125वें जन्मदिन पे, 125वीं जयंती पे ईरोड में एक सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये ऐलान किया था कि हर साल 22 दिसंबर को इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। ऐसे तो नहीं तो वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे तो 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में 22 दिसंबर उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 2012 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बारे में बोला था कि इसकी घोषणा की थी कि 2000 कि उनके बर्थडे पे हर साल इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। तो रामानुजन के जीवन से सबसे बड़ी बात ये सीख सकते हैं कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बिना डरे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे वो उनके टाइम पे, अब आज के टाइम पे तो कैसा हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, अलग अलग कोचिंग्स हो गई है, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में भी फैसिलिटी है रहने की या फीस वीस की।
अब हर चीज़ का उनका ऐसा रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि अब आज के टाइम पे भी ये सब से तो आसान हो गया काफ़ी चीज़ें करना। लेकिन उस समय तो ये सब कुछ भी नहीं था, कोई कोचिंग क्लास नहीं होती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो इस वजह से तो उन्होंने भी काफ़ी इस पे मेहनत की, काफ़ी उसके बाद भी उन्होंने अपने मन से पढ़ाई की इस बारे में, काफ़ी कुछ किया। तो इस वजह से उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस वजह से। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।